नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीआईसी प्रवक्ता 2020 से संबंधित चर्चा करेंगे। हम लोगों को मालूम है कि जीआईसी प्रवक्ता में जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से 80 प्रश्न जो है आपका विषयगत होगा और शेष 40 प्रश्न जो है आपका सामान्य अध्ययन से होगा। तो उस सामान्य अध्ययन की कड़ी में मैंने कुछ जो है टेस्ट सीरीज बनाने का प्रयास किया है और जो है आज अपलोड होने वाली पहली टेस्ट सीरीज है। आप लोग अपने फीडबैक अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा यह प्रयास है कि जो है यूपीपीएससी के पैटर्न पे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। मेरा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। पहला विकल्प है 1987, दूसरा विकल्प है 1992, तीसरा विकल्प है 1995 और चौथा विकल्प है 1998। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 1992। जो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और इस बोर्ड का मुख्य कार्य यह है कि वनारोपण एवं पारिस्थितिक तंत्र में जो है संतुलन बनाने का कार्य करे। हमारा दूसरा प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के मध्य स्थित है? हमारा पहला विकल्प है सिंधु एवं सतलज, दूसरा विकल्प है काली और तीस्ता, तीसरा विकल्प है सतलज और काली और चौथा विकल्प है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। हमारा सही आंसर है विकल्प सी सतलज और काली। तो जो कुमाऊं हिमालय है, मुख्य रूप से जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसको कुल 4 क्षैतिज भागों में विभाजित किया गया है। तो जो हमारा कुमाऊं हिमालय है उसी 4 क्षैतिज श्रृंखलाओं में से एक है और यह सतलज एवं काली नदी के मध्य फैली हुई है। और हिमालय श्रृंखला में सबसे छोटी श्रृंखला है कुमाऊं श्रृंखला, जो लगभग 320 किलोमीटर लंबी है। और तो यह प्रश्न जो है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हिमालय श्रृंखला में सबसे छोटी श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे छोटी श्रृंखला जो है वह है कुमाऊं श्रृंखला। कितने भागों में बांटा गया उसको? हिमालय श्रृंखला को 4 क्षैतिज भागों में विभाजित किया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 20 मार्च, दूसरा विकल्प है 25 जनवरी, तीसरा विकल्प है 21 फरवरी और चौथा विकल्प है 21 दिसंबर। हमारा सही आंसर है विकल्प सी 21 फरवरी को जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में सूची फर्स्ट में है खनन क्षेत्रों को दिया गया है और सेकंड सूची में उस खनन क्षेत्र में कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं उनका नाम दिया गया है। तो पहला जैसे है फर्स्ट सूची में गुरु महिसानी दिया हुआ है पहला, दूसरा है तलचर, तीसरा है जादूगुड़ा और चौथा है जावर। और खनिज में है पहला है जस्ता, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है लौह अयस्क और चौथा है कोयला। तो हमारा इसमें जो है सही आंसर होगा। अब हमें देखना है, मिलान कर लेते हैं कि किस खनन क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं। गुरु महिसानी का नाम हम लोगों ने खूब सुना है, यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। गुरु महिसानी कहाँ पे है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है और यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क पाया जाता है। तो पहला हो जाएगा 3। इसके बाद हम लोगों ने तलचर का भी नाम सुना है। तलचर भी जो है वो भी उड़ीसा में ही अवस्थित है। उड़ीसा में एक जिला है अंगुल जिला। तो तलचर उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित है और वह कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है।
जादूगुड़ा। जादूगुड़ा जो है कहाँ पे अवस्थित है? ये प्रश्न जो है अलग अलग भी पूछे जाते हैं, वैसे तो इसमें मिलान के लिए दे दिया गया है, लेकिन अलग से भी पूछे जाते हैं। तो जादूगुड़ा कहाँ पे है? जादूगुड़ा है झारखंड में। किस जिले में? सिंहभूम जिले में है। और यहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है। जादूगुड़ा में यूरेनियम का उत्पादन होता है। और इसके बाद जो है जावर, जावर जो है विश्व प्रसिद्ध खान है, खनन क्षेत्र है, और यह राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कहाँ पे है? राजस्थान के उदयपुर जिले में है, और यहाँ पे जस्ता पाया जाता है। तो हमारा सही विकल्प होगा 3, 4, 2, 1। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही है। हमारा विकल्प सी सही है, 3, 4, 2, 1। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? यह एक जो अजीब प्रश्न है, मरणोपरांत पूछ दिया है। हम लोग सामान्य तौर पे देख लेते हैं कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया, कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया। अब उसमें से पूछ लिया मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण। तो हमारा पहला विकल्प है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2 और चौथा है 1। तो हम लोगों को मालूम है, उसे इसमें सही आंसर है विकल्प ए 4। जो पद्म विभूषण दिया गया था 2020 में, कब प्रदान किया जाता है? 26 जनवरी को यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है विशेष क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को। तो कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया? कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें से 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। उन 4 व्यक्तियों के नाम हैं, पहला है जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस यह जो है इनको लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। यह मुख्य रूप से बिहार के रहने वाले थे, और ये भारत के रक्षा मंत्री के पद को भी विभूषित किए हैं। तो इनको जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया मरणोपरांत। और दूसरा नाम है अरुण जेटली का। अरुण जेटली को भी मरणोपरांत दिया गया है, लोक सेवा के क्षेत्र में ही दिया गया है, और इन्होंने जो है वित्त मंत्री के रूप में जो है भारत सरकार की सेवा की है, और यह दिल्ली के ही रहने वाले थे। तीसरा नाम है उसमें सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का नाम भी हम लोगों ने काफ़ी सुना है। सुषमा स्वराज को जो मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया था, लोक सेवा के क्षेत्र में ही इन्हें दिया गया था, और यह भी जो है दिल्ली से ही बिलोंग करती थी। और चौथा नाम है इसमें विश्वेश तीर्थ स्वामी। विश्वेश लिख देता हूँ, विश्वेश तीर्थ स्वामी। विश्वेश तीर्थ स्वामी को भी जो है मरणोपरांत दिया गया था। यह मुख्य रूप से जो है कर्नाटक से संबंधित हैं, और आध्यात्म के क्षेत्र में विश्वेश तीर्थ स्वामी को आध्यात्म के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया। किसी परीक्षा में पूछा गया था कि पेजावर मठ के जो है मुख्य पुरोहित कौन है? तो पेजावर मठ जो है विश्वेश तीर्थ स्वामी से ही संबंधित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो ये 4 व्यक्ति हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी। 4 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कुल 7 लोगों को दिया गया था। तो उसमें एक नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ का। अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ कहाँ के रहने वाले हैं? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है वह मॉरीशस के जो है प्रधानमंत्री हैं, और लोक सेवा के क्षेत्र में ही इन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया है। दूसरा नाम है एम.सी. मैरी कॉम। एम.सी. आप लोगों ने नाम सुना होगा, एम.सी. मैरी कॉम। इन्हें जो है मणिपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की? मणिपुर की रहने वाली हैं, और खेल के क्षेत्र में जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और अगला नाम है छन्नूलाल मिश्रा। छन्नूलाल मिश्रा को जो है शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार
प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिसमें से 4 व्यक्तियों को किस क्षेत्र में मरणोपरांत प्रदान किया गया और 1 लोग ऐसे हैं जो विदेशी हैं। ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी जो है पद्म विभूषण प्रदान किया गया। छन्नूलाल मिश्रा को शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में जो है पुरस्कार प्रदान किया गया और MC मैरी कॉम को खेल के क्षेत्र में प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सतकोसिया पार्क अवस्थित है। तो पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है ओडिशा और चौथा विकल्प है पुडुचेरी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, ओडिशा। सतकोसिया पार्क कहाँ पे अवस्थित है? सतकोसिया पार्क उड़ीसा में या ओडिशा में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजात कहाँ रहती है? तो बुक्सा जनजात जो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ रहती है? पहला विकल्प है बिजनौर, दूसरा विकल्प है बलरामपुर, तीसरा विकल्प है श्रावस्ती और चौथा विकल्प है चित्रकूट। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। बुक्सा जनजात कहाँ रहती है उत्तर प्रदेश में? बिजनौर में रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, यह जो है सही है। इसके बाद जो है दूसरा विकल्प है गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, ये जो है सही नहीं है। गिरफ्तारी एवं जो है निरोध के विरुद्ध संरक्षण जो है अनुच्छेद 20(1) में प्रदान किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 सही है। इसके बाद जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, क्यों, कैसे किए जाते हैं? तो पहला विकल्प है नाइट्रोजन वातावरण में, दूसरा है हाइड्रोजन वातावरण में, तीसरा है ऑक्सीजन वातावरण में, चौथा है आयोडीन वातावरण में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, नाइट्रोजन वातावरण में। इनको जो है आलू के चिप्स को जो है नाइट्रोजन वातावरण में थैलों में, प्लास्टिक के थैलों में रखा जाता है, जिससे ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। पहला विकल्प है स्तनधारियों में, दूसरा विकल्प पक्षियों में, तीसरा विकल्प उभयचरों में और चौथा विकल्प मछलियों में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, उभयचरों में जो है त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? पहला है इब्राहिम गारदी, दूसरा विकल्प है हकीम सूर, तीसरा विकल्प है तारदी बेग, चौथा विकल्प है महमूद लोदी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, हकीम खां सूरी नाम पूरा था। हकीम खां सूरी जो है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति था। इब्राहिम गारदी जो है किससे संबंधित है? मराठों से संबंधित है और यह तृतीय जो है मराठा युद्ध से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जिसे हम कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? पहला विकल्प है 2007 में, दूसरा विकल्प है 2008 में, तीसरा विकल्प है 2009 में और चौथा विकल्प है 2010 में। हमारा सही आंसर है विकल्प डी, 2010 में जो है NGT की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क अवस्थित है। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क अवस्थित है। पहला विकल्प है सुंदरबन, दूसरा विकल्प है चिल्का झील, तीसरा विकल्प है निकोबार आइलैंड और चौथा विकल्प है कच्छ। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, कच्छ। जो भारत का पहला जो है, अगर देखा जाए तो पहला समुद्री उद्यान जो है वह कहाँ पे है? गुजरात के जामनगर में। जामनगर में
मेरीन एक स्थान है, ठीक है, मेरीन उसको बोलते ही हैं, मेरीन राष्ट्रीय उद्यान। अगर कहीं परीक्षा में पूछ दिया मेरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, तो मेरीन राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में अवस्थित है और यह कच्छ का एरिया पड़ता है, कच्छ की जो खाड़ी है वह एरिया है, इसलिए इन्होंने जो विकल्प अपने कच्छ दे दिया है। और यह पहला समुद्री अभयारण्य है, कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में है। ऐसे आ जाए तो जामनगर मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। पहला विकल्प है दारुण्य अवधि ब्रज, दूसरा विकल्प है करुणा भक्ति सायरा, तीसरा विकल्प है राव नाच भांगड़ा रऊफ और चौथा विकल्प है बिरहा चैती ढोला। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, बिरहा चैती ढोला जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के 9वीं अनुसूची में है। पहला विकल्प भाषाएं, दूसरा विकल्प दल परिवर्तन, तीसरा विकल्प संघ राज्य तथा समवर्ती सूची और चौथा विकल्प है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण जो है संविधान के 9वीं अनुसूची में। हम लोगों को मालूम है कि संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण है। भाषा, संविधान की किस अनुसूची में जो है भाषा है, तो भाषा जो है 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है कुल 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। दल परिवर्तन 10वीं अनुसूची, दल परिवर्तन जो है 10वीं अनुसूची में है। और सी विकल्प है संघ राज्य तथा समवर्ती सूची, यह है 7वीं अनुसूची में। तो हमारा इसमें जो है कुछ सही आंसर है विकल्प डी। इसके बाद जो है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो पहला विकल्प है 1990, दूसरा विकल्प है 1995, तीसरा विकल्प है 2000 और चौथा विकल्प है 2005। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 1995 में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। किसी परीक्षा में पूछा गया था किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो 200 अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है गैल्वेनोमीटर, दूसरा विकल्प है ऑडियोमीटर, तीसरा विकल्प है सेक्सेंट, चौथा विकल्प है सोनार। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, विकल्प डी, सोनार जो है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा पहला विकल्प है क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो है वह मुख्य रूप से धारा मापने का काम करता है, धारा मापी है मुख्य रूप से। जो अमीटर का काम होता है वही गैल्वेनोमीटर का भी काम होता है। ऑडियोमीटर जो है, ऑडियोमीटर मुख्य रूप से जो है ध्वनि की तीव्रता मापता है। और सेक्सटेंट जो है यह 2 बिंदुओं के कोण को मापता है, यह किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य के कोण को मापता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। विकल्प ए 2022, विकल्प बी 2024, विकल्प सी 2025 और विकल्प डी 2026। हमारा सही आंसर है विकल्प बी 2024। भारत जो है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कब तक प्राप्त कर लेना चाहता है, 2024 तक उसका लक्ष्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। पहला विकल्प है 15वें वित्त आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 27 नवंबर 2017 को किया गया था। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। विकल्प बी है श्री एन के सिंह इसके अध्यक्ष हैं, यह कथन भी सही है।
इसके बाद जो विकल्प सी है, आयोग की अनुशंसाएं 2020-25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी, ये भी सही है। विकल्प डी है, आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, यह गलत है। जब यह है 9 नवंबर 2020 तक जो है आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फास्फोटिक जैव उर्वरक? हमारा सही आंसर है विकल्प डी वेस्कुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 63, 9, 14। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 68 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सा अंक आगे आएगा? 8, 15, 28, 53। तो इसमें जो है हमारा सही आंसर है विकल्प डी, 102 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अन्य तीनों से भिन्न है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, 13। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो पहला है बुलंदशहर, दूसरा विकल्प है श्रावस्ती, तीसरा विकल्प है कुशीनगर और चौथा विकल्प है उन्नाव। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में जो है या पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे कम साक्षरता जो है श्रावस्ती की है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में किस जनपद में हुई है? पहला विकल्प है प्रयागराज, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प अयोध्या, चौथा विकल्प है अमेठी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, वाराणसी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। इसके बाद पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? जो है यह हुई थी 1929 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 में। तो सबसे पहले आएगा 4, फिर 3, फिर व्यवस्थित क्रम में करना है तो 4, 3, 1, 2 हमारा यही क्रम सही होगा। तो हमारा जो विकल्प 3, 4 ए है, विकल्प डी 4, 3, 1, 2 सही है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वो उत्तर हो गया है, उत्तर है उत्तर। सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले है राव समिति। राव, इनका नाम था GV के राव। GV के राव, अगर देखा जाए पूरा नाम तो GV के राव। तो राव समिति जो है यह बनी थी 1985 में। राव समिति, यह प्रश्न जो परीक्षाओं में काफ़ी बार रिपीट हुआ, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद है LM सिंधवी समिति, ये जो है 1986 में बनी है। इसके बाद जो है BR मेहता समिति जो है 1957 में बनी है। इसके बाद जो है अशोक मेहता समिति है 1977 की, और इस है 1957 की, और सिंधवी समिति है 1986 की, राव समिति है 1985 की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा
3 4 1 2, विकल्प 3 4 1 2। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प सी हमारा सही है, विकल्प 3 4 1 2। हमारा अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आय का अनुपात 4:5 है। यदि ए की वर्तमान आय 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आय है। पहला विकल्प है 31 वर्ष, दूसरा विकल्प है 33 वर्ष, तीसरा विकल्प है 34 वर्ष और चौथा विकल्प है 35 वर्ष। तो विकल्प डी 35 वर्ष सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। तो हमारा सही आंसर, पहला विकल्प है 108, दूसरा विकल्प है 84, तीसरा विकल्प है 48 और चौथा विकल्प है 36। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प बी, 84 जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है समाचार पत्र और फिर है उसके संस्थापक। तो पहला समाचार पत्र अल हिलाल, तो इसके संस्थापक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यह पूर्ण रूपेण सही है। इसके बाद न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी पूर्ण रूपेण सही है। इसके बाद है सी तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना जी, नहीं, तहजीब उल अखलाक जो है मोहम्मद अली जिन्ना की रचना नहीं है, बल्कि जो है यह सर सैयद अहमद खां की रचना है और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की रचना। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी, तहजीब उल अखलाक जो है मोहम्मद अली जिन्ना की रचना न होकर सर सैयद अहमद खां की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो पहला विकल्प है रानीगंज, दूसरा विकल्प है झरिया, तीसरा विकल्प है बजरंग नगर और चौथा विकल्प है सोहागपुर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, झरिया। ग्रीन पीस इंडिया ने जो जनवरी 2020 में रिपोर्ट जारी की थी, भारत के कुल 287 नगरों को उसमें सम्मिलित किया गया था। तो उन 287 नगरों में सबसे अधिक प्रदूषित कौन था? झारखंड का झरिया था। और सबसे कम प्रदूषित भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो सबसे कम प्रदूषित है लुंगलेई। लुंगलेई कहाँ पे है? यह मिजोरम में है, मिजोरम में लुंगलेई है। सबसे सर्वाधिक प्रदूषित झरिया, सबसे कम प्रदूषित लुंगलेई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किए जाने की घोषणा की गई है। यह रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है मेघालय, तीसरा विकल्प है त्रिपुरा और चौथा विकल्प है मिजोरम। हमारा सही आंसर है विकल्प ए, आसाम। तो जो है पोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? आसाम में है। और इसकी घोषणा जो है आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, तंगास्म नामक जनजाति पाई जाती है। पहला विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा विकल्प है मेघालय, तीसरा विकल्प है केरल और चौथा विकल्प है सिक्किम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, तंगास नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और यह जनजाति जो है लुप्त प्राय जनजाति है और इसमें जो है लगभग 250 व्यक्ति ही जीवित बचे हैं। इसलिए जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है इनके पुनर्वास की योजना बना रही है। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में भारत की कौन सी शटलर ने ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार लगातार तीसरी बार जीता है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी बार इन्होंने जीता है। कब इसकी घोषणा हुई थी? फरवरी 2020 में। किसका? ESPN का। तो हमारा पहला विकल्प है साइना नेहवाल, दूसरा विकल्प है ऋतुपर्णा दास, तीसरा विकल्प है PV सिंधु और चौथा विकल्प है इनमें से
कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर है पीवी सिंधु ने जो है ESPN की महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार लगातार तीसरी बार जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही सन स्क्रीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला पहला देश बना है। तो पहला विकल्प है इंडोनेशिया, दूसरा विकल्प है वियतनाम, तीसरा विकल्प है पलाऊ और चौथा विकल्प है पोलैंड। हमारा सही आंसर है पलाऊ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। पहला है 82वें स्थान पे, दूसरा 84वें स्थान पे, तीसरा 85वें स्थान पे और जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई, ये है 86वें स्थान पे। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 84वें स्थान पे जो है भारत को हेनली पासपोर्ट सूचकांक में स्थान दिया गया है। सबसे जो है पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? जापान को प्राप्त हुआ है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे प्रदान किया गया है? पहला विकल्प है अल गोर, दूसरा विकल्प है जोकन फिनिक्स, तीसरा विकल्प है विराट कोहली और चौथा विकल्प है ग्रेटा थुनबर्ग। तो हमारा सही आंसर होगा जोकन फिनिक्स को जो है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप लोगों को मालूम है इनकी एक फिल्म है जोकर, जोकर के लिए जो है इन्हें जो है ऑस्कर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा विकल्प है रांची में, तीसरा विकल्प है नैनीताल में और चौथा विकल्प है भोपाल में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, नैनीताल। तो उत्तराखंड के नैनीताल में अवस्थित हल्द्वानी नामक स्थान पर देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बनकर तैयार हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को 3F के नाम से जाना जाता है? पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा है एड्रेनालिन हार्मोन्स, तीसरा है इंसुलिन हार्मोन्स और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, एड्रेनालिन हार्मोन्स को जो है 3F के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं लड़ो और उड़ो आता है ना परीक्षा में, लड़ो और उड़ो कौन सा हार्मोन्स है? तो हम लोग वहाँ पे लगाते हैं एड्रेनालिन हार्मोन्स। और अब 3F का कॉन्सेप्ट अगर आ गया कि 3F कौन सा हार्मोन्स है, तो एड्रेनालिन हार्मोन्स है। उसमें है फाइट, एक जो है फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, RIGHT। फ्लाइट का मतलब उड़ो, फाइट का मतलब लड़ो, फ्लाइट का मतलब उड़ो और फ्राइट का मतलब भय। अगर आपके पास भय आ रही है तो लड़ जाओ और फिर उड़ जाओ, इसलिए इसे जो है 3F कहा जाता है। इसके बाद हमारा अंतिम और 40वां प्रश्न है, किसे जैविक घड़ी कहा जाता है? पहला है थाइमस ग्रंथि को, दूसरा विकल्प है पीनियल काय ग्रंथि को, तीसरा विकल्प है अग्नाशय ग्रंथि को और चौथा विकल्प है एड्रेनल ग्रंथि को। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, पीनियल काय ग्रंथि को जो है जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और वीडियो समाप्त करने के पूर्व आपसे यह एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियो या चैनल से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।